So, in today's lecture, we will be discussing about the privileges of the President of India. What are the immunities which are there for the President of India, as he is an important personality, and every important personality have some immunities like Prime Minister of India, cabinet ministers, and parliamentary privileges are also there for the parliamentarians out there. Okay, so same thing is with the President of India. Some immunities are also enjoyed by the President of India by virtue of his as an executive head of India. Okay, so the first and the foremost is the president shall not be answerable in any court for exercise of his powers and duties except president placed under impeachment proceedings. So the first and the foremost immunity which is there for the president of India is that president shall not be answerable to any court. प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में कोई जवाब नहीं देना होता है, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है जब वो अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करता है. कोई सी भी पावर अगर वेदर इट्स वीटो या फिर कोई सी भी पावर है तो उसको वो कोर्ट में उसके ऊपर उस पर्टिकुलर पावर को लेके या ड्यूटीज़ को लेके जो उसने परफॉर्म की हैं, जो उसको दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उन सब चीज़ों को लेके उसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट्री वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है अपनी पावर्स को यूज़ करने से लेके और अपनी ड्यूटीज़ को. ठीक है, दिस इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जब भी वो अपने किसी पावर को यूज़ करता है या फिर कोई ड्यूटी करता है और उसके ड्यूटी करने में वो जो भी कदम उठाता है तो उस चीज़ को लेके वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है इन इंडिया एक्सेप्ट व्हेन प्रेसिडेंट इज प्लेस्ड अंडर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स. जब भी प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, impeachment proceedings we will be discussing later in this video only when we will discuss the impeachment of the president of India. ठीक है, the first and the foremost thing we are discussing is the privileges of प्रेसिडेंट. तो सबसे पहले प्रिविलेज यही है, पावर एंड ड्यूटीज़ को जब वो अपनी एक्सरसाइज करेगा तो उसको उन पावर और ड्यूटीज़ को लेके उसने कोई उनको वो कैसे भी एक्सरसाइज कर सकता है, इसके लिए उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कोर्ट में. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट इम्प्यूरिटी विच इज़ दियर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती है किसी भी कोर्ट में व्हाटसोएवर किसी भी नेचर की. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो अपने ऑफिस में है उसके उस टर्म तक उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती बिकॉज ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसीलिए किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, लेकिन सिर्फ तब तक ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस. जैसे ही वो अपने ऑफिस से निकलता है फिर से वो एक आम इंसान बन जाता है, प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में नहीं रहता है. तो उसके बाद जब वो अपना टर्म पूरा कर लेता है तब उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी. लेकिन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस no criminal proceedings whatsoever cannot be initiated against the president of India. Another important thing is no arrest and impeachment during term of office. कोई भी अरेस्ट या इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं हो सकता व्हाटसोएवर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस. जब तक वो अपने ऑफिस में है, जब तक ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस टर्म तक प्रेसिडेंट को ना ही अरेस्ट किया जा सकता है ना ही उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है. ठीक है, तो दीज आर थ्री important immunity which is there for the president of India, and the fourth one is regarding the civil proceedings during the term of office. ठीक है, तो जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ज़्यादा पब्लिक नेचर की होती हैं, ज़्यादा अग्रेसिव प्यूनिटिव होती हैं. तो जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही नहीं हो सकती तो सिविल प्रोसीडिंग्स, नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस. सिविल प्रोसीडिंग्स भी कोई इनिशिएट नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस भी बहुत नॉमिनल हैं. ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा जाएगा और वो नोटिस भेजने के बाद लगभग 2 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने जो है उस नोटिस को भेजे हुए होने चाहिए. उसके बाद और उस नोटिस के अंदर द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स शुड बी मैंशन कि व्हाट आर द सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जब तीनों चीज़ें, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग्स में वैसे भी इम्प्रिजमेंट और अरेस्ट इन जैसी चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कभी भी सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करनी होगी भी तो उसके ऊपर सबसे पहले तो उसको नोटिस भेजा जाएगा.
वो नोटिस के 2 महीने के बाद ही उस पर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है मे बी, ठीक है। और उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उस नोटिस के अंदर नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, किस तरीके की सिविल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट हुई हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशनड होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो मेंशनड इन दी CPC when you will study the CPC Civil Procedure Code of India, उसमें भी इसी तरीके के प्रोविजंस कुछ दे रखे हैं अभी भी कोई सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी होती हैं। तो बेसिकली दीज आर द प्रिविलेजेस विच अ प्रेसिडेंट enjoy, these are the immunities which a president enjoy, which is enshrined under Article 361 of the Indian Constitution, that he is not answerable to any court of his decisions taken while exercising his power and duties. No civil proceedings whatsoever can be initiated when during the term of his office. No civil proceedings can be initiated during term of his office. No arrest and imprisonment cannot be made during the term of the office of the president of India, ठीक है। Another important thing which we'll be discussing in this video is the vacancy, how a vacancy is created, ठीक है। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है जब प्रेसिडेंट की क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जब द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेंट, ठीक है। दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डेथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ डेथ हो गई। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। दूसरी रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन किसे देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरी मैनी एग्जाम्स ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज अदर कॉम्पिटिशंस रिलेटेड अदर लीगल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो उसमें रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिजाइन करता है टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करता है, लेकिन उसको ओथ कौन दिलाता है? क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी क्रिएट होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ जो दिलाता है वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है, उसकी ओथ सेरेमनी कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लोगों को एक ये कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को रिलेटेड, लेकिन जो रिजाइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो करता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। थर्ड इज थ्रू रिमूवल। रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल के लिए एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है विच विल बी डिस्कसिंग लेटर इन दिस वीडियो, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट करना उसको इतना ईजी नहीं है, बहुत एक पूरा प्रोसीजर है दैट शुड बी फॉलोड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टेन्योर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द सीट बिकम्स वेकेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से इलेक्शन होते हैं, जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता वो प्रेसिडेंट उस चीज़ सीट को पर बैठा रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट होती है बिकॉज ही इज़ द एग्जीक्यूटिव और द टाइटल हेड ऑफ इंडिया। तो उसकी सीट्स को एकदम से वेकेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो टेन्योर कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सो दीज आर द 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स वेकेंट, ठीक है। 3 तो सिंपल से हैं, डेथ, रेजिग्नेशन, टेन्योर। बस चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें इम्पीचमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस video. So I made a flowchart through which you can understand द इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक तरीके से रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, और ये रेजोल्यूशन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा ही पास करेगा, राज्यसभा भी पास कर सकता है और लोकसभा भी पास कर सकता है, ठीक है। जो पास करता है उसको कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग हाउस, उसको हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग हाउस, क्योंकि वो उस चीज़ का रेजोल्यूशन लेकर आया है, किस चीज़ का? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो लेकर आया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड क्या हो सकता है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूजेज और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट। सिर्फ एक ही ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट का इंट्रोडक्शन या इनिशिएशन हो सकता है, अगर उस किसी भी हाउस को ये लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन स्पिरिट है या यूजेज है उसका या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वेदर कोई सा भी अगर प्रोविज़न है उससे रिलेटेड, अगर उसका कोई वायलेशन किया है प्रेसिडेंट से रिलेटेड किसी प्रोविज़न का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिस तरीके से उसे कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया है कि उसको ऐसे काम करना है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली यूजेज का
उसने किसी भी तरीके से कोई वायलेशन किया है तो सिर्फ और सिर्फ इस इकलौते ही ग्राउंड पर उसके इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। जो करता है उसको हम इंट्रोड्यूसिंग हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लोकसभा को इंट्रोड्यूसिंग हाउस रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, 1/4 मेजॉरिटी जो है वो रेजोल्यूशन पे साइन करेगी किस हाउस की, इंट्रोड्यूसिंग हाउस की। इस एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूसिंग हाउस कौन कौन है, लोकसभा। लोकसभा की जितनी भी मेजॉरिटी है उसका 1/4 कम से कम रेजोल्यूशन को साइन करेगा कि हम हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। जब इसको 1/4 मेंबर ऑफ द लोकसभा, जो कि इस एग्जाम्पल में है, साइन कर देंगे, उसके बाद ये साइन होकर 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा किसको, कि हम ऐसा एक इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, हमने 1/4 मेंबर से इनको साइन करा लिया है। ये किसको भेजा जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, बेसिकली लोकसभा का स्पीकर होता है। राज्यसभा का कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू किसको भेजा जाएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ ये चीज़ें हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। हमें आप लगता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है या उसके स्पिरिट का या उसके यूजेज का वायलेशन किया है। 1/4 मेंबर ने इसको इंट्रोडक्शन को, इस रेजोल्यूशन के इंट्रोडक्शन को साइन कर दिया है, लिहाजा हम आपको 14 दिन का नोटिस देते हैं। तो ये 14 दिन का टाइम पीरियड कंपलसरी होता है। इससे पहले रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब ये पूरा 14 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जो भी हाउस लेके आता है, इस केस में एग्जांपल में हम लोकसभा को मान रहे हैं, वो क्या करेगा, वो 2/3 मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करेगा, ठीक है। अब ये मेजॉरिटी का पूरा सीन जो है वो हम तब समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इतना समझ लीजिए, हाउस की जो मेजॉरिटी है उसके लगभग 2/3 मेंबर्स जो हैं वो उसको पास करेंगे, 2/3 मेंबर्स उसको पास करेंगे, ठीक है। तो जब वो 2/3 मेंबर्स उसको पास कर देंगे तो यानी कि अब उसका क्या हो गया, उसकी प्रोसीडिंग्स एक हाउस से कंप्लीट हो गए, इंट्रोड्यूसिंग हाउस से, जो कि इस एग्जांपल में लोकसभा है। अब ये जाएंगे दूसरे हाउस के पास, ठीक है। जो भी इंट्रोडक्शन हाउस होगा वो पहले 14 दिन का नोटिस दे के 1/4 मेजोरिटी से साइन करा के 14 दिन का नोटिस देके प्रेसिडेंट को भेज के 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। तो अब वो प्रोसीडिंग जो जाएंगी वो जाएंगी दूसरे हाउस के पास। लोकसभा अगर इंट्रोड्यूसरी हाउस है तो राज्यसभा के पास जाएंगी, और राज्यसभा इंट्रोड्यूसरी हाउस है तो लोकसभा के पास जाएंगी। इस एग्जाम्पल में अब वो जाएंगे राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या करेगा, भाई चार्जेस तो एक हाउस ने लगा के पास कर दिए 2/3 मेजोरिटी से, अब चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, दूसरा हाउस करेगा, कि भाई ये चार्जेस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लगे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा ने इम्पीचमेंट किया है, क्या ये चार्जेस सही हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, राज्यसभा करेगा, ठीक है। राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करके, राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा कि हाँ ये चार्जेस सही हैं, हमने सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लिए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब ये चीज़ मैंने शुरू से ही क्लियर कर दी कि दिस इज एन एग्जाम्पल। अगर लोकसभा इंट्रोड्यूसिंग हाउस है तो इन्वेस्टिगेशन राज्यसभा करेगा। अगर राज्यसभा इंट्रोडक्शन हाउस है तो राज्यसभा 1/4 मेजोरिटी से साइन कराएगा, 14 दिन का नोटिस देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू प्रेसिडेंट को। उसके बाद पहले राज्यसभा पास करेगा, जब 2/3 मेजोरिटी से, जब राज्यसभा पास कर लेगा तो इस एग्जाम्पल का वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन के पास किस हाउस के पास जाएगा, लोकसभा के पास। लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर पास करेगा 2/3 इम्पीचमेंट से, तब इम्पीचमेंट होगा। अब ये प्रोसीजर क्यों रखा गया, क्योंकि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ वेरी क्रूशल थिंग। यू आर गोइंग टू इम्पीच द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो आप इतनी ईजिली नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पद की भी एक अपनी गरिमा है, ठीक है, डिग्निटी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी अपनी डिग्निटी है। तो इसीलिए एक हाउस उसको इंट्रोड्यूस करेगा और दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि पूरी तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए बिफोर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है वो इतना मुश्किल बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि टिल डेट कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ है, नहीं, नो, नॉट इवन अ सिंगल प्रेसिडेंट इज इम्पीच टिल डेट। क्योंकि बेसिकली ये प्रोविजन बनाया गया है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हर टूल हमारे पास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में हर टूल होना चाहिए, और हर किसी के ऊपर भाई एक न कोई रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट क्या थी कि सबको इंडिपेंडेंट तो रखना है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दूसरे के ऊपर अनलिमिटेड पावर किसी के पास भी नहीं जानी चाहिए। तो अनलिमिटेड पावर को ही रोकने के लिए उसको, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के ऊपर जुडिशरी है, जुडिशरी से फिर लेजिस्लेटिव है, तो ये आपस में क्या चीज़ है यहाँ पर, पावर्स को बांट दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में हर किसी को पूरी पावर नहीं दी जा सकती, इसलिए दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल विच इज़ देयर, दैट इज़ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इसको अभी एक्सरसाइज नहीं किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिविलेजेस एंड द removal or the impeachment of the president of India.